दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे विभिन्न परीक्षाओं के पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी खंड के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम परीक्षाओं की दृष्टि से अति संभावित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट सिविल सेवा परीक्षा, विभिन्न राज्यों की राज्य सेवा परीक्षा, अध्यापक पात्रता परीक्षा जैसे टेट, सीटेट, यूजीसी नेट और स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट संख्या 6। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपसे पूछा गया है कि एक पेड़ के पारिस्थितिकी तंत्र का संख्यात्मक पिरामिड कैसा बनता है। तो सही उत्तर है, एक पेड़ के पारिस्थितिकी तंत्र का जो संख्यात्मक पिरामिड बनता है वो उल्टा बनता है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीव भार पिरामिड से क्या बोध होता है आपको। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, जीव भार पिरामिड प्राथमिक उत्पादकों और विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के भार के बारे में जानकारी देता है। तो जीव भार पिरामिड क्या होता है दोस्तों, प्राथमिक उत्पादकों और विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के भार के बारे में जो ज्ञान होता है वो हमें जीव भार पिरामिड से होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, जीव भार पिरामिड बनते हैं कैसे। ऑप्शन है आपके उल्टे और सीधे, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर है दोस्तों, जीव भार पिरामिड उल्टे और सीधे दोनों प्रकार के हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, जीव भार पिरामिड उल्टे और सीधे दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए वन एवं घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का जीव भार पिरामिड कैसे बनता है। देखिए दोस्तों, वन एवं घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का जीव भार पिरामिड हमेशा उल्टा बनता है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। वन एवं घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का जीव भार पिरामिड उल्टा बनता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, तालाब या जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का जीव भार पिरामिड कैसे बनता है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर एक प्रश्न यहाँ पर हमने देखा है कि वन एवं घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का जीव भार पिरामिड, तो ये सीधा बनता है। हमने पहले इसको उल्टा कहा था, उल्टा नहीं है। वन एवं घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का जीव भार पिरामिड सीधा बनता है, जबकि जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है या तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र का जीव भार पिरामिड ये उल्टा बनता है। तो देखिए दोस्तों, वन और घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र जो होते हैं उनका जीव भार पिरामिड सीधा बनता है, जबकि तालाब या जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का जीव भार पिरामिड उल्टा बनता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, ऊर्जा के पिरामिड से क्या बोध होता है। तो इसमें विभिन्न ऑप्शन आपको दिए गए हैं, लेकिन सही उत्तर आपकी जानकारी के लिए बता दें, ऊर्जा पिरामिड क्या होता है। तो दोस्तों, विभिन्न पोषण स्तरों के जीवधारियों द्वारा प्रयोग में लाई गई कुल संचित ऊर्जा के संबंध में जो है ये ऊर्जा पिरामिड की रचना होती है। तो ऊर्जा पिरामिड जो है वो विभिन्न पोषण स्तरों के जीवधारियों द्वारा प्रयोग में लाई गई कुल संचित ऊर्जा के संबंध में जो पिरामिड बनता है उसको जीव भार पिरामिड कहते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, ऊर्जा के पिरामिड कैसे बनते हैं। ऑप्शन है आपके सीधा, उल्टा, सीधा और उल्टा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऊर्जा पिरामिड या एनर्जी पिरामिड ये सीधा बनता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 46 है दोस्तों। यहाँ पर है कि ऊर्जा के पिरामिड से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ पर कथन एक है ऊर्जा पिरामिड से संबंधित कि ये पिरामिड सदैव सीधे बनते हैं, क्योंकि खाद्य श्रृंखला पोषण स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा का प्रत्येक अनुवर्ती क्रम में ह्रास होता है। दूसरा कथन है कि प्रत्येक पोषण स्तर के जीवधारी केवल 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण अगले पोषण स्तर पर करते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। तो सही उत्तर है कथन 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। तो दोस्तों, ऊर्जा पिरामिड के संबंध में जो कथन है कि ये पिरामिड सदैव सीधे बनते हैं क्योंकि खाद्य श्रृंखला पोषण स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा का प्रत्येक आगे के क्रम में ह्रास होता है, ये सही है। और दूसरा कथन कि प्रत्येक पोषण स्तर के जीवधारी केवल 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण अगले पोषण स्तर पर करते हैं, तो ये भी सही है। तो इसलिए दोनों ही कथन आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी निकेत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था।
ऑप्शन है आपके ग्रीनेल्स, इपियोडम, चार्ल्स एल्टन या अर्नेस्ट हैकल। तो सही उत्तर है पारिस्थितिकी निकेत शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है ग्रीनेल्स के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, पारिस्थितिकी निकेत से क्या तात्पर्य होता है। दोस्तों पारिस्थितिकी निकेत या पारिस्थितिकी निके जो है एक निश्चित स्थानीय क्षेत्र जहां कोई विशेष जाति या उपजाति निवास करती है उसको पारिस्थितिकी निकेत कहते हैं। और आप जानते हैं कि पारिस्थितिकी निकेत शब्द का सबसे पहले प्रयोग ग्रीनेल्स के द्वारा किया गया था। अब आइए देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए या धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहा जाता है। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहा जाता है। तो सही उत्तर है पारिस्थितिकी पदछाप या इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। दोस्तों एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिकी पदछाप कहा जाता है। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, कभी कभी पूछा जाता है कि पारिस्थितिकी पदछाप का जो इकाई है वो क्या होता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है ग्लोबल हेक्टेयर या जीएच। दोस्तों पारिस्थितिकी पदछाप जो है वो एक मनुष्य के जीवन को न्यूनतम रूप से या पूर्ण रूप से धारणी करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिकी पदछाप या इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहते हैं और इसकी इकाई ग्लोबल हेक्टेयर होती है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी पदछाप से क्या तात्पर्य है। तो सही उत्तर है एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता किस प्रकार के वनों में पाई जाती है। ऑप्शन है मानसूनी वन, शंकुधारी वन, भूमध्य सागरीय वन या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो दोस्तों विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, लताएं और अधिपादप किस प्रकार के वनों की विशेषता हैं। तो सही उत्तर है लताएं और अधिपादप दोस्तों ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के जो हैं इन वनों की विशेषताएं हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि लताएं और अधिपादप किस प्रकार के वनों की विशेषता हैं। तो ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की विशेषताएं होती हैं लताएं और अधिपादप। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, ये देखिए इसमें प्रश्न आपसे पूछा गया है कि महोगनी, रोजवुड, रबर और सिनकोना किस प्रकार के वनों के वृक्ष हैं। तो इसमें उत्तर हैं आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, मानसूनी वन, पर्णपाती वन या भूमध्य सागरीय वन। तो सही उत्तर है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। देखिए महोगनी, रोजवुड, रबर और सिनकोना ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के वृक्षों के उदाहरण हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को ब्राजील में क्या कहा जाता है। ऑप्शन है आपके विल्ड, सिल्वास, डाउन्स या सवाना। तो उत्तर है सिल्वास। दोस्तों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का जो प्रतिशतता है या सांद्रण है ब्राजील में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और यहाँ पर इन वनों को सिल्वास कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, टोक, लारेल, मैग्नेलिया और यूकेलिप्टस किस प्रकार के वनों के वृक्ष हैं। ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, मध्य अक्षांशीय सदाबहार वन, भूमध्य सागरीय वन या शंकुधारी वन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। सही उत्तर है देखिए मध्य अक्षांशीय सदाबहार वनों के उदाहरण हैं टोक, लारेल, मैग्नेलिया और यूकेलिप्टस। अगला प्रश्न है देखिए, कर्क, ओक, जैतून और पाइन किस प्रकार के वनों के वृक्ष हैं। तो सही उत्तर है ये भूमध्य सागरीय वनों के वृक्ष हैं जिसमें कर्क, ओक, जैतून और पाइन आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, चीड़, देवदार, फर और हेमलाक किस प्रकार के वनों के वृक्ष हैं। ऑप्शन है शंकुधारी वन, मानसूनी वन, मध्य अक्षांशीय सदाबहार वन या भूमध्य सागरीय वन। तो सही उत्तर है शंकुधारी वन। देखिए चीड़, देवदार, फर और हेमलाक ये शंकुधारी वनों के वृक्षों के उदाहरण हैं।
अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। देखिए, विश्व की सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वनों का विस्तार है? ऑप्शन है आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, शंकुधारी वन, भूमध्य सागरीय वन या मानसूनी वन। तो सही उत्तर है दोस्तों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। दोस्तों, विषुवतीय वर्षा वन या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विश्व के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तार पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सागौन, शीशम, साल और बांस किस प्रकार के वनों के वृक्ष हैं? ऑप्शन है आपके मानसूनी वन, शंकुधारी वन, भूमध्य सागरीय वन या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो सही उत्तर है सागौन, शीशम, साल और बांस, ये मानसूनी वनों के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से सही सुमेलित कौन सा नहीं है? देखिए, स्टेपी रूस सही सुमेलित है। देखिए, स्टेपी रूस में, वेल्ड जो घास के मैदान है दक्षिण अफ्रीका में सही सुमेलित है, प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में सही सुमेलित है, और पंपाज ऑस्ट्रेलिया ये आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में नहीं। तो सही उत्तर कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न भी घास के मैदान और देशों से पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पंपाज दक्षिण अमेरिका सही सुमेलित है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया ये सही सुमेलित है, कैंटरबरी न्यूजीलैंड सही सुमेलित है, प्रेयरी हंगरी ये आपका सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों, प्रेयरी जो हैं वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं जो उत्तरी अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका आदि में इनका विस्तार है। अमेरिका और कनाडा में मुख्य रूप से इनका विस्तार है। और दोस्तों, प्रेयरी जो घास के मैदान हैं ये गेहूं की सर्वाधिक खेती के लिए उपयुक्त हैं। ये हंगरी में नहीं बल्कि अमेरिका और कनाडा में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित है, घास भूमि और देश से। इसमें आपसे पूछा गया है सही सुमेलित नहीं है, रूस डाउन्स। तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो है डाउन्स घास के मैदान दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और स्टेपीज घास के मैदान आपके रूस में पाए जाते हैं। डाउन्स ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं न कि रूस में। हंगरी में पुस्टाज, न्यूजीलैंड में कैंटरबरी और दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड घास के मैदान पाए जाते हैं। तो सही उत्तर है रूस में स्टेपीज घास के मैदान पाए जाते हैं, जबकि डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। अब आइए अगले प्रश्न पर। अर्धशुष्कीय महाद्वीपीय छोटे छोटे घास के मैदानों को रूस में क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर है स्टेपी या स्टेपीज कहा जाता है अर्धशुष्कीय महाद्वीपीय छोटे छोटे घास के मैदानों को रूस में। तो रूस में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको स्टेपी या स्टेपीज की संज्ञा दी जाती है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका में पाई जाने वाली अर्धशुष्कीय महाद्वीपीय घास भूमि को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका में जो अर्धशुष्कीय महाद्वीपीय घास है उसको वेल्ड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य अक्षांशीय आर्द्र घास भूमियों की उत्तरी अमेरिका में क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके प्रेयरी, पंपाज, स्टेपी और वेल्ड। तो सही उत्तर है प्रेयरीज। दोस्तों, प्रेयरीज उत्तरी अमेरिका में, अमेरिका और कनाडा में पाए जाते हैं घास के मैदान, और ये दुनिया के ब्रेड बास्केट कहे जाते हैं क्योंकि यहाँ पर गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, डाउन्स मध्य अक्षांशीय अर्ध घास भूमि किस देश में पाई जाती है? ऑप्शन है आपके कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना। तो सही उत्तर है डाउन्स जो है ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पुस्टाज घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? ऑप्शन है आपके न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या हंगरी। तो सही उत्तर है हंगरी। दोस्तों, हंगरी में पुस्टाज घास के मैदान पाए जाते हैं। अब आइए अगले प्रश्न पर। पारिस्थितिकी विज्ञान की स्वयं पारिस्थितिकी यानी ऑटो इकोलॉजी शाखा में किसका अध्ययन किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। पारिस्थितिकी विज्ञान की स्वयं पारिस्थितिकी शाखा में एक व्यक्तिगत पौधे अथवा जंतु या एक व्यक्तिगत जाति और वातावरण से उसके संबंधों और प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। तो स्वपारिस्थितिकी या ऑटो इकोलॉजी शाखा में एक व्यक्तिगत पौधे अथवा जंतु या एक व्यक्तिगत जाति और वातावरण से उसके संबंधों और प्रभावों का अध्ययन स्वपारिस्थितिकी शाखा में किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। समुदाय पारिस्थितिकी यानी सिन इकोलॉजी
सिन इकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? समुदाय पारिस्थितिकी में एक ही स्थान पर पाए जाने वाले समस्त पादप और जीव जंतुओं और उनके स्थान के वातावरण से संबंधों का अध्ययन समुदाय पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपने देखा पर्यावरण और पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण अध्ययन या पर्यावरणीय अध्ययन जो विभिन्न परीक्षाओं में पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल है, उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए अति संभावित और महत्वपूर्ण हैं। आप इन प्रश्नों को रिवाइज कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।